अगला टॉपिक है इसमें बिजनेस में वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध की एक नवीन विचारधारा है। ठीक है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट की एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिसके जन्मदाता F.W. टेलर हैं। F.W. टेलर एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो थोड़े ही समय में एक साधारण श्रमिक से मुख्य इंजीनियर के पद पर पहुंच गए। जो F.W. टेलर है वो 1878 में एक साधारण श्रमिक के रूप में नियुक्त हुए थे और 1884 तक वो मुख्य इंजीनियर के पद पर पहुंच गए। 1878 में ये एक श्रमिक के रूप में अमेरिका की मिडवेल स्टील कंपनी में भर्ती हुए और अपनी लगन और मेहनत के कारण 6 वर्ष की अल्पावधि में 1884 में इसी कंपनी के मुख्य इंजीनियर के पद पर पहुंच गए। इस अवधि में टेलर ने अनेक प्रयोग किए और यह पाया कि एक श्रमिक को जितना काम करना चाहिए वह उससे बहुत कम काम करता है। ठीक है, इसमें टेलर ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने ये पाया कि जो एक श्रमिक है वो उसको जितना काम करना चाहिए उससे बहुत कम करता है। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक सुझाव दिए और अंततः प्रबंध को वैज्ञानिक रूप दिया। 1901 तक बीथलहैम स्टील वर्क्स में काम करने के उपरांत उन्होंने प्रबंध परामर्शदाता मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की। 1903 में उनका एक शोध पत्र कारखाना प्रबंध शॉप मैनेजमेंट के नाम से प्रकाशित हुआ। 1911 में इनकी वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित हुई 1911 में, जिसने प्रबंध जगत में तहलका मचा दिया। 1915 में टेलर संसार से विदा हो गए, लेकिन प्रबंध में उनका योगदान सदा जीवित रहेगा। ठीक है, मैनेजमेंट में साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में जो उनका योगदान है वो हमेशा याद रखा जाएगा। अब वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक अर्थ प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना है, अर्थात प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। ठीक है, कि जो पुरानी पद्धतियां हैं उनके स्थान पर आधुनिक नई विचारधाराओं का प्रयोग करना वैज्ञानिक प्रबंध है। इस संबंध में टेलर ने कहा है कि प्रबंधकों को कोई भी काम करने से पहले उसका गहन विश्लेषण करना चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अब डेफिनेशन F.W. टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर ये देखना कि वे उसको सर्वोत्तम और सस्ते ढंग से करें। ठीक है, F.W. टेलर ने मैनेजमेंट की साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है कि वैज्ञानिक प्रबंध ये जानने की कला कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर ये देखना कि वो उसको सबसे अच्छे ढंग से और सबसे मितव्ययी ढंग से किस प्रकार से उस काम को करेंगे। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है कि कार्य का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से किया जाए, कार्य का छोटे छोटे भागों में विश्लेषण किया जाए और आवश्यक सुधार किए जाएं, जिससे श्रमिक कार्य के प्रत्येक भाग को कुशलतापूर्वक कर सके। अब वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। तो विशेषताएं में फर्स्ट पॉइंट है वही डेफिनेशन और मीनिंग में से ही विशेषताएं निकल के आएंगी। फर्स्ट है ये एक व्यवस्थित विचारधारा है, मतलब सिस्टेमेटिक अप्रोच। वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यवस्थित विचारधारा है, अर्थात जहाँ इसका प्रयोग होता है वहाँ प्रत्येक काम वैज्ञानिक अथवा व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। सेकेंड है यह पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाती है। वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा संस्था के स्वामी और श्रमिकों दोनों में पूर्ण मानसिक परिवर्तन आता है। ठीक है, दोनों ही पक्ष अधिक लाभ का पीछा करने की अपेक्षा अधिक और बढ़िया उत्पादन का पीछा करने लगते हैं, अर्थात उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि अधिक और बढ़िया उत्पादन से लाभ सहसा बढ़ जाएगा, जिससे दोनों का हित होगा। अब मानसिक परिवर्तन में क्या आएगा कि जो स्वामी हैं वो ये सोचते हैं कि उन्होंने पैसा लगाया है, जबकि श्रमिक ये सोचते हैं कि जो उत्पादन होता है वो हमारे कारण हो रहा है, तो लाभ का जो बढ़े हुए लाभ का हिस्सा हमें मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो स्वामी और श्रमिकों में आपस में झगड़े होते रहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में क्या किया जाता है कि जो प्रबंध हैं वो भी उसको फैक्ट्री को अपना मानते हैं और जो स्वामी है वो भी जो प्रॉफिट बढ़ता है वो प्रॉफिट को इतना बढ़ाने के पक्ष में होते हैं कि प्रॉफिट इतना अगर उत्पादन बढ़ेगा वो ये सोचते हैं
कि अगर श्रमिक अपनी अधिक कुशलता से काम करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से लागतें कम आएंगी, लार्ज स्केल पर उत्पादन होगा, लागतें कम आएंगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा उनका अपने आप ही, और उनमें जो लड़ाई झगड़े वो समाप्त हो जाएंगे। ये परंपरागत प्रबंध की विरोधी हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा परंपरागत प्रबंध को पूरी तरह स्वीकार करती है। उनके अनुसार पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नई पद्धतियों को अपनाना चाहिए। ऐसा करने से श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। फोर्थ पॉइंट, इसके अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन करना होता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन किया जाना जरूरी है, क्योंकि इसमें सभी नियम गहन जांच के बाद बनाए जाते हैं, इसलिए उनमें गलती की उम्मीद नहीं के बराबर होती है। इसका लक्ष्य श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाना होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो होता है कि जो श्रमिक हैं वो अपनी पूरी कार्यकुशलता के साथ काम करें, क्योंकि जो सामान्यतः देखा जाता था और टेलर ने भी महसूस किया कि जो श्रमिक हैं वो 40% अपनी कार्यकुशलता का प्रयोग करते हैं, बाकी 60% को उपयोग करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए। तो वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य निशाना श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना होता है। ऐसा करने के लिए इसमें कई तरह के अध्ययन किए जाते हैं, जैसे समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन। यह विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करती है। तो विशिष्टीकरण में क्या होता है कि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य देना। इससे क्या होगा, जब वो व्यक्ति बार बार उसका एक ही काम को बार बार करेगा तो उसका स्पेशलिस्ट बन जाएगा। तो वैज्ञानिक प्रबंध में इसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक प्रबंध में संपूर्ण कार्य का विभाजन अनेक छोटे छोटे भागों में कर दिया जाता है। कार्य के प्रत्येक भाग को उस कार्य के विशेषज्ञ व्यक्ति को सौंपा जाता है, जिससे कम समय में अच्छा और अधिक काम संभव होता है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करता है। ये बड़ी संस्थाओं के लिए अधिक उपयोगी है। तो वैज्ञानिक प्रबंध व्यवस्था अधिक महंगी होने के कारण केवल बड़ी संस्थाओं के लिए ही उपयोगी है। यह अपव्यय को न्यूनतम करने का प्रयत्न करती है। अपव्यय मतलब वेस्टेज। तो वैज्ञानिक प्रबंध में समय, माल, मशीन आदि के अपव्यय को कम करने का प्रयास किया जाता है। अब वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के वैज्ञानिक विचारधारा निम्नलिखित के 4 सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसके 4 सिद्धांत हैं वैज्ञानिक प्रबंध के। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है विज्ञान, ना कि रूढ़िवादिता। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमें लकीर का फकीर बनकर काम की पुरानी पद्धतियों को ही नहीं अपनाते रहना चाहिए, बल्कि हर समय नए नए प्रयोगों द्वारा नवीनतम पद्धतियों की खोज करके अपने काम को सरल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सेकेंड है मैत्री, न कि मतभेद। मैत्री मतलब मित्रता दोनों में। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिसमें श्रमिक और प्रबंधक दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझे। टेलर ने ऐसी अवस्था को मानसिक क्रांति का नाम दिया। उनका विश्वास है कि यदि दोनों पक्षों में मानसिक क्रांति आ जाए तो उनके सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे, जिससे दोनों वर्गों को अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। सहयोग, न कि व्यक्तिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आपसी सहयोग से की जानी चाहिए। टेलर ने सुझाव दिया है कि परिमापों का निर्धारण प्रबंधक और श्रमिक सामूहिक रूप से करें। परिमाप होते हैं जो हम पहले से ये निर्धारित करते हैं कि एक व्यक्ति इतनी वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, उनको स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो उनका जो निर्धारण है वो श्रमिकों और प्रबंधकों दोनों के सहयोग से किया जाना चाहिए। प्रत्येक सहयोग, न कि उसके बाद था प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता और सफलता तक विकास। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के स्तर पर उसके चयन से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब आरंभ में जब उनकी भर्ती की जाती है तो उस समय ही अधिक से अधिक कुशल व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। सभी के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उनको, और यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही काम सौंपा जाए। उसके बाद है वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियाँ मतलब टेक्निक्स। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत इसके मूल दर्शन की ओर संकेत करते हैं, अर्थात इसका आधार प्रस्तुत करते हैं। अब इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप कैसे दिया जाए, इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए टेलर ने कुछ पद्धतियों का विकास किया है जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप, इसके जन्मदाता F.W. टेलर हैं। ये प्रारूप पूरी तरह से विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें विशेषज्ञों की योग्यता का पूरा लाभ उठाया जाता है। क्रियात्मक संगठन में कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके प्रत्येक काम एक स्पेशलिस्ट को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त किए जाते हैं।
तो टेलर ने कारखाना प्रबंधक के कार्यों को 2 विभागों में बांटने का सुझाव दिया, नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग। ठीक है, कारखाना प्रबंधक के कार्यों को उसने 2 भागों में बांटा, नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग। दोनों विभागों में 4-4 स्पेशलिस्टों को नियुक्त किया जाता है। नियोजन विभाग के विशेषज्ञ नियोजन का काम करते हैं और उत्पादन कार्यों में सहायता करते हैं। तो इसको निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाता है। सबसे पहले कारखाना प्रबंधक, सबसे ऊपर कारखाना प्रबंधक होगा, उसको 2 भागों में बांटा, नियोजन अधिकारी, उत्पादन अधिकारी। अब नियोजन अधिकारी के अंतर्गत कार्यमार्ग लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, समय और लागत लिपिक, अनुशासन अधिकारी, इसके अंडर में ये 4 अधिकारी होंगे। उत्पादन अधिकारी के अंडर में टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक, और इन सब के नीचे कौन होंगे? श्रमिक। तो अब ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कार्यमार्ग लिपिक, उसका काम क्या है? रूट क्लर्क। ये लिपिक निश्चित करता है कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने का क्रम क्या होगा, अर्थात किस किस मार्ग से होकर कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके द्वारा यह भी निश्चित किया जाता है कि आज क्या करना है और कहाँ करना है। ठीक है, काम किसको करना है? काम श्रमिकों को करना है, लेकिन जो बताते कौन है? कार्यमार्ग लिपिक। ठीक है, वो निर्धारित करते हैं। सेकेंड है संकेत कार्ड लिपिक, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये लिपिक श्रमिकों के लिए संकेत कार्ड तैयार करके उन्हें टोली नायकों को सौंप देता है। इन कार्डों में कार्य की प्रकृति, कार्य करने की विधि, प्रयोग होने वाली सामग्री और मशीनों के बारे में सूचनाएं दी जाती है। उसके बाद है समय और लागत लिपिक। तो ये निश्चित करता है कि एक विशेष कार्य कब प्रारंभ किया जाएगा और कब समाप्त होगा, अर्थात उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। अनुशासन अधिकारी ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कार्य व्यवस्थित ढंग से हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये हो गए नियोजन अधिकारी। उसके बाद उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ और उनके कार्य। फर्स्ट है टोली नायक। तो नियंत्रण के उद्देश्य से श्रमिकों को अनेक समूह या टोलियों में बांट दिया जाता है। जो भी काम करने वाले श्रमिक हैं उनको अनेक टोलियों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक टोली का एक नेता नियुक्त किया जाता है, जिसे टोली नायक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना है कि श्रमिक और मशीनें दोनों उत्पादन करने की स्थिति में हैं और उनको प्रयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री उनको उपलब्ध करवा दी गई है। सेकेंड है गति नायक। गति नायक का काम ये देखना है कि सभी श्रमिक अपना अपना काम निर्धारित गति से कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि नहीं तो गति नायक धीमी गति के कारण जानकर उनको दूर करता है। मरम्मत नायक का काम मशीनों और औजारों को काम करने योग्य हालत में बनाए रखना होता है। और इंस्पेक्टर, निरीक्षक ये उत्पादित वस्तुओं की जो क्वालिटी है उसकी जाँच करता है और परमापित किस्म से मिलान करके अंतर का पता लगाता है और विपरीत अंतर आने पर सुधारात्मक कार्यवाही करता है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ अभी क्रियात्मक फॉर्मेनशिप। सेकेंड है कार्य का परमापीकरण। परमापीकरण का अभिप्राय पूर्ण सोच विचार के बाद विभिन्न क्रियाओं के संबंध में परमाप निश्चित करने से है। जैसे एक श्रमिक के लिए एक दिन का काम परमापित कर दिया जाता है, अर्थात उस श्रमिक से ये अपेक्षा की जाती है कि वह परमापित कार्य को अवश्य करे। मतलब जैसे उसका परमापित कार्य है एक दिन में 10 वस्तुएं बनाना है और श्रमिक से ये आशा की जाती है कि वो कम से कम 10 वस्तुएं अवश्य बनाए। इसी प्रकार कच्चे माल, मशीनों और औजार की विधियों, काम की दशाओं आदि को भी परमापित कर दिया जाता है। तीसरा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण का अभिप्राय उत्पादों के अनावश्यक प्रकार, गुणवत्ता, आकार आदि को समाप्त करना है। मतलब जो अनावश्यक हो रहा है फैक्ट्री में उसको दूर करना। जैसे यदि एक शू निर्माता, जूते बनाने वाली कंपनी 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि साइज़ के शूज बनाए जाएं तो ठीक है, लेकिन यदि कंपनी 0, 0.5, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25 इस तरह के साइज़ के शूज बनाने लगे तो गलत होगा। तो ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार की मशीनें रखनी होंगी, अधिक स्टॉक रखना होगा और अधिक श्रम लागतें सहन करनी होंगी। अतः कंपनी के लिए उपयुक्त साइज़ के शूज बनाने अर्थात उत्पाद का सरलीकरण करने में ही समझदारी है। फोर्थ कार्य विधि अध्ययन। इसका अभिप्राय एक विशेष क्रिया को करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि की पहचान करने से है। ठीक है, कार्य विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कार्य करने की विधि। यह अध्ययन करने के लिए प्रक्रिया चार्ट और ऑपरेशन रिसर्च पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उत्पादन लागतों को न्यूनतम और गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि स्तर को अधिकतम करना है। फिर गति अध्ययन। इसका अभिप्राय श्रमिकों और मशीनों द्वारा काम के दौरान की जाने वाली हरकतों का गहन अध्ययन करके अनावश्यक हरकतों को समाप्त करना है
इसके लिए मूवी कैमरों का प्रयोग किया जाता है। ये अध्ययन किए जाने का मुख्य उद्देश्य काम की गति में तेजी लाना। जैसे एक प्रयोग के दौरान ये पाया कि मकान बनाने वाला जो मिस्त्री है वो एक ईंट को लगाने में 18 बार हरकतें करता था, लेकिन अनावश्यक हरकतों को ख़त्म करके इनको केवल 5 और कुछ दशाओं में तो केवल 2 तक सीमित कर दिया गया। उसके बाद है समय अध्ययन। इसका अभिप्राय ये निश्चित करना है कि एक काम को पूरा करने में कितना परिमापित समय लगना चाहिए। परिमापित समय का निर्धारण एक काम के अनेक अनुभवों मतलब उनके एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट में लगने वाले औसत समय के आधार पर लगाया जाता है। इसके लिए स्टॉपवॉच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है थकान अध्ययन। इसका अभिप्राय एक विशेष काम को पूरा करने में आराम की अवधि और बारंबारता निश्चित करने से। जब कोई व्यक्ति लगातार काम करेगा तो उसकी कार्यकुशलता कम होती है। तो इसके लिए टेलर ने ये देखा कि अगर श्रमिकों को बीच बीच में आराम की व्यवस्था कर दी जाती है तो वो अधिक कुशलता से काम करेंगे। इसका अभिप्राय एक विशेष काम को पूरा करने में आराम की अवधि और बारंबारता निश्चित करने से आराम श्रमिकों को तरोताज़ा बना देता, वे पुनः अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगते हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों की कार्यकुशलता के स्तर को बनाए रखना है। थकान के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे लंबी कार्यावधि, घटिया कार्यदशाएं, अनुपयुक्त काम, बॉस के साथ खराब संबंध आदि। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। तो टेलर ने श्रमिकों को विप्रेरित करने के उद्देश्य से विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने का परामर्श दिया। इसके अनुसार मजदूरी समय के आधार पर न देकर कार्य के आधार पर दी जाती है। पहले क्या होता था, मजदूरी समय के आधार पर दी जाती थी, इसलिए जो श्रमिक है उसको ये पता है कि जितने दिन वो जितना टाइम फैक्ट्री में रहेंगे उनको काम मिलेगा, इसलिए वो काम कम करते थे, टाइम वेस्ट ज़्यादा करते थे। तो इसलिए टेलर ने ये कहा कि श्रमिकों को जो मजदूरी है वो समय के आधार पर नहीं देनी चाहिए बल्कि कार्य के अनुसार देनी चाहिए। इसमें मजदूरी की 2 दरों का प्रयोग किया, एक ऊंची दर है, दूसरी नीची दर। जो श्रमिक एक निश्चित समय में परिमापित इकाइयों का उत्पादन करते हैं उन्हें ऊंची दर से, और जो श्रमिक परिमापित इकाइयों का उत्पादन नहीं कर पाते उन्हें नीची दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता। और लास्ट मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति का अभिप्राय स्वामी वर्ग और श्रमिक वर्ग की मनस्थिति में परिवर्तन करने से है। टेलर के अनुसार मानसिक क्रांति की स्वामियों को भी जरूरत है और श्रमिकों को भी, क्योंकि इससे सहयोग की भावना बढ़ती है जो कि दोनों के लिए हितकर है। साधारणतः देखा जाता है कि स्वामी और श्रमिकों में झगड़े का कारण लाभ का बंटवारा होता है। स्वामी चाहते हैं कि अधिक लाभ उन्हें प्राप्त हो, श्रमिक चाहते हैं कि अधिक लाभ उन्हें मिलना चाहिए। यहीं से मानसिक क्रांति की आवश्यकता का जन्म होता है। टेलर का कहना है कि दोनों को लाभ के बंटवारे की अपेक्षा लाभ में वृद्धि की बात सोचनी चाहिए। यदि ऐसा संभव हो जाए तो उत्पादन में वृद्धि होगी और लाभ इतना अधिक होगा कि लाभ के बंटवारे की बात महत्वहीन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या थी, वैज्ञानिक प्रबंधन की टेक्निक्स। क्या अब ये चैप्टर ख़त्म होगा तुम्हारा।